सिंपल पेंडुलम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो एक बार, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले जब मोड का हम लोगों ने लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हम लोग पूरा देख चुके हैं। लेंथ का हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा एक आध पॉइंट बचा है वो लास्ट में लेंगे। एंड सेकेंड थिंग हम लोग देख चुके हैं, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g। अब g का हम लोगों ने शुरू किया था, बेसिक फॉर्मूला ये बता दिया था, परसेंटेज वाला बता दिया था कैसे लिखना है। 3% तक काम आएगा, डेल्टा t अपॉन t इज इक्वल्स टू, इधर है g तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा g अपॉन g, और ये रूट है अपॉन में तो -1/2। ये आंसर एक्यूरेट आंसर, सॉरी ये फॉर्मूला एक्यूरेट आंसर देगा अप टू 3%। एक मिनट, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, ये 3% तक काम आएगा कि g की वैल्यू कितने परसेंट चेंज हुई है उसके हिसाब से टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा। तो 3% तक अगर ये लिया है तो ये एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। इसके लिए भी लिखा था हमने वही फॉर्मूला, डेल्टा t अपॉन t इट इज इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे डेल्टा l अपॉन l, और यहाँ रूट न्यूमरेटर में है तो यहाँ आएगा 1/2। मैंने पहले भी बताया है ये फॉर्मूला याद रखना 3% तक अप्लाई होगा, यानी चेंज इन लेंथ 2% है। मैंने एक एग्जांपल भी करके बताया था आप लोगों को, जैसे मान लो चेंज इन लेंथ इट इज सपोज 2%, तो किसी ने पूछा टाइम पीरियड कितने परसेंट चेंज होगा, तो हम वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आंसर। इट इज इक्वल्स टू ये 1/2 और इनटू डेल्टा l अपॉन l इज 2%, तो ये आएगा 1%। तो लेंथ इंक्रीज हुई तो यहाँ टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ माइनस साइन ये बताएगा इनवर्स वेरिएशन है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो टाइम की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज, इनवर्स। ठीक है, वेरिएशन g का हम लोगों ने लिफ्ट में भी देख लिया था, लिफ्ट का भी एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, ये जो फॉर्मूले लिखते हैं ना अपन डेल्टा वाले, वो एरर वाला है। फिर से बता रहा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने लिया था एरर वाला, कि लेंथ में अगर एरर आया तो टाइम में कितना एरर आएगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का एक एग्जांपल वगैरह करके दिखाया था, हो सके तो वो भी देख लेना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लास्ट वाले वीडियो में था शायद, 10th वाले वीडियो देख लेना एक बार। अब देखो मूविंग व्हीकल पे ध्यान देना, सिंपल है ड्राइंग मेरी इतनी खास नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करना। ये ड्राइवर है, अब यहां हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया है। यहां हमने सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया। अब जो गाड़ी है वो रेस्ट में है, ठीक है। जब ये गाड़ी चलना शुरू करेगी, मान लो इट इज एक्सीलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन अभी रेस्ट में है तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डी एक्सीलरेशन होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बता देते कि गाड़ी मूव हो रही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एकदम से ब्रेक लगाया, डी एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो भी होगा, पर ये पहले समझा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम कार में है तो लोअर पार्ट जो कार में कांटेक्ट में है, ठीक है, ये बैठे हम लोग और पूरी कार रेस्ट में है, एकदम से कार शुरू हुई तो लोअर पार्ट कार के साथ सामने चला जाएगा, बट अपर पार्ट हेड ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और हमको कौन सा जर्क लगेगा, बैकवर्ड जर्क। याद है ये हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गाड़ी मूव हो रही कांस्टेंट स्पीड से, एकदम से रुक गई तो लोअर पार्ट तो रुक जाएगा बट अपर पार्ट अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा जर्क लगेगा, फॉरवर्ड। वैसे यहां पे गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट हुई है सामने, तो पेंडुलम को कौन सा जर्क लगेगा, बैकवर्ड जर्क। और अगर गाड़ी मूव हो रही और एकदम से ब्रेक लगाया तो पेंडुलम को कौन सा जर्क लगेगा, फॉरवर्ड जर्क। ये देखना, तो ये पेंडुलम अब यहां आ गया, उसको कौन सा जर्क लगा है, बैकवर्ड जर्क लगा है। अब यहां इस पे फोर्स देखो कौन से आएंगे, फोर्स की जगह एक्सेलरेशन ही दिखा देते हैं। एक एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बैकवर्ड जर्क लगा है, जितना ये एक्सेलरेशन उतना एक्सेलरेशन यहां। आप ऐसे भी बता सकते हैं, ध्यान दो, सेम एग्जांपल है, समझो पेंडुलम रेस्ट में है, गाड़ी मूव हो रही थी सामने ये वाली डायरेक्शन में, बट एकदम से ब्रेक लगाया,
ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये डी एक्सेलरेशन हो गया। तो पेंडुलम को कौन सा जर्क लगेगा? फॉरवर्ड जर्क लगेगा, आगे की तरफ। तो फिर से ये इंसान को हटा लेते हैं, इधर आएगा जी और इधर आएगा ए, इसके अपोजिट फॉरवर्ड जर्क, और इधर कौन सा जर्क लग रहा है? बैकवर्ड जर्क। तो यहाँ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमने जो ब्लैक से बनाया है वो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लिख देना, क्या आएगा? डायगोनल पे है एंड दोनों बीच में 90, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब जी की जगह ये पूरा एक्सेलरेशन डालना पड़ेगा हमको, रिजल्टेंट, तो ये भी आएगा रूट में अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो याद रखना, अगर एकदम से स्पीड बढ़ाई है तो बैकवर्ड जर्क लगेगा, एकदम से ब्रेक लगाया है तो फॉरवर्ड जर्क लगेगा। हम जैसे हम गाड़ी में है, सामने वाले ने एकदम से ब्रेक लगाया तो हम सामने की तरफ गिरेंगे, कौन सा जर्क लगेगा? फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड जर्क। अगर एक्सीलरेशन है, हम गाड़ी पे बैठे, सामने वाले ने एकदम से स्पीड बढ़ा दिया तो हमको बैकवर्ड जर्क लगेगा, ये बैकवर्ड जर्क। तो ये निकालो, वो छोड़ो, फॉर्मूला ये काम है। तो जी की वैल्यू क्या हुई है? चेंज हुई, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? चेंज। सिंपल पेंडुलम, वो एक्सेलरेटेड व्हीकल है। अगर किसी ने बोला सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऑसिलेट होगा, ठीक है? ध्यान देना। नाउ द कार और दैट व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है मतलब एक्सेलरेशन 0, सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी g। यहां रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये 0 हो गया, बचेगा g, तो टाइम पीरियड वही रहेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो याद रखना, व्हीकल या तो रेस्ट में है या मूव हो रहा विद कांस्टेंट स्पीड, तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना रेस्ट में था। बट अगर एक्सेलरेशन है या तो स्पीड इंक्रीज हो रही या स्पीड डिक्रीज हो रही, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, हमारे हाथ में ग्लास है, हम मूव कर रहे हैं एक बस में या ट्रेन में जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो हमको न फॉरवर्ड जर्क लगेगा न बैकवर्ड जर्क लगेगा, ठीक है? वो यहाँ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ओनली g, तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना रेस्ट वाली पोजीशन में था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये लीनियर मोशन का हो गया, व्हीकल हम सर्कुलर मोशन भी ले लेते। सपोज द कार इज टेकिंग सर्कुलर टर्न, बैक व्यू देखते हैं इसका। तो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। तो जब टर्न लेते हैं, हमने देखा है व्हेन वी टेक अ टर्न वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, सर्कुलर मोशन में समझाया ये, ठीक है? तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो पेंडुलम यहां आएगा, इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ऑसिलेशन चालू होने के, ऑसिलेशन चालू हो गई है, पर पुश देखो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेम ही रहता, इक्वल एंड अपोजिट, वो याद रखो। अभी हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो AR ही लिखेंगे वहां पे, और ये G। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कैसे दिखाएंगे? AR। सो AR का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, पुश अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी वही रहेगा, ठीक है? तो आप चाहे तो इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, G स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, तीन है इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है? एक है V ओमेगा, एक है R ओमेगा।
कोई भी लिख सकते हैं, हमने ये लिखा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे p इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल एस रूट कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, हम ये लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर। चाहे तो आप ये भी लिख सकते थे पहले, फिर लिख सकते हैं। तो ये है सर्कुलर टर्न का इक्वेशन, और ये है स्ट्रेट लाइन में जो मूव हो रहा है। ये लीनियर मोशन लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना व्हीकल मूविंग ऑन सर्कुलर मोशन। देखिए ये दोनों। फिर हम लोग चार्ज पेंडुलम ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देख लेंगे उसमें थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना नीचे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखना है ये, और यहाँ पे भी नीचे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिखा है। तो फॉर्मूला वही है, t = 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, g की जगह हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। अब चार्ज पेंडुलम बता रहा, ध्यान देना। देखो ध्यान दो, ये है समझो, ये जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेसिक बता रहा। चार्ज है q यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट अ डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ हम रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q0, उस पे जो फोर्स एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट इज E is equals to F upon q0. So F is equals to E is the direction of electric field intensity, वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना, और ये q0। तो ये वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ है। तो ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है ये E, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली ये समझो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन है। इसके यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आए तो नाम देना चाहते तो आप इसको q0 ही दे दो, और ये चार्ज है समझो q। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया ये चार्ज है q, ये q0 इसके फील्ड में लाएंगे तो उस पे क्या एक्ट होगा, फोर्स। ये है वो फोर्स का इक्वेशन। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, ध्यान रखना। ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, समझो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये q है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, सभी लाइंस बनाने चाहिए 1 2 3 4 से, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाई देता है। ये चार्ज हटा दिए एक बार, ये है हमारी एक ही बता रहा एग्जांपल, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे। ये है पॉजिटिव प्लेट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन सभी तरफ इधर भी आएंगे ऐसे। अब हम इस पे डालेंगे चार्ज, तो ये चार्ज मूव होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये हटा रहे, लाइन ऑफ फोर्स बनाना नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से काम चलाएंगे। तो इस पे चार्ज है समझो q0 डाल देते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा वो लिखेंगे हम mg डैश। इट इज इन दोनों का सबट्रैक्शन लेना है। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर ही रह जाएगा, वापस नीचे आएंगे नहीं रिपल्शन की वजह से। तो वेट ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डाला और ये वेट की वजह से ऑसिलेट हो रहा था, अगर इसका रिपल्शन इतना ज्यादा है कि ये इसको वहीं रोक के रख ले तो पेंडुलम वापस अपनी जगह पे आएंगे नहीं, तो इसका फोर्स कम होना चाहिए। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स क्या है, q0 इंटू E। दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सो m से डिवाइड कर दो, g डैश इज
माइनस Q0E अपॉन m। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, डैश करेंगे रिजल्टेंट डैश करके। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश की वैल्यू डाल देंगे, जी माइनस चार्ज जो भी पेंडुलम पे होगा वो इट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे चार्ज की जो भी होगा नीचे, और अपॉन एम मास ऑफ द पेंडुलम। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा अब समझो वही है पॉजिटिव चार्ज, इस पे वही चार्ज है Q0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो समझो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है हम लोग, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो हम ये नहीं बता रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अट्रैक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देख लो यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहाँ हम लोग लिख सकते थे लाइक चार्जेस, यहाँ अगर पॉजिटिव प्लेट रख देते तो ये रूल फॉलो हो जाएगा। तो जैसे भी आए एग्जाम में पहचानते आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वेट रिजल्टेंट mg डैश इट इज mg, और इसका फोर्स भी डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में Q0 into E, m से डिवाइड, g डैश इज इक्वल्स टू g प्लस Q0E अपॉन m। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश। सो वी कैन राइट 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश, g माइनस प्लस Q0E अपॉन m। तो यहाँ लाइक चार्जेस भी बोल सकते थे हम लोग, यहाँ पॉजिटिव प्लेट, यहाँ बोल सकते थे हम लोग नेगेटिव। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी मालूम रही, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो भी हम पहचान सकते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड और ये वेट डाउनवर्ड, तो दोनों को माइनस किया। इसमें वेट और ये इसका फोर्स जो रहेगा डाउनवर्ड सेम, इसलिए ऐड किया। एक और कंडीशन बताएगा वो भी देखो। अच्छा, अब पेंडुलम को ऐसे भी बना सकते थे ना, ऑसिलेशन भी इधर आ, ठीक है, कोई भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वाले को बनाएंगे, ये मिटा रहा, ये एक्सेलरेशन क्या था वो देखेंगे। अब देखो ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा इधर ऐसे, और इस पे चार्ज हम लेंगे वही Q0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो इधर फोर्स एक्ट होगा Q into E Q0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg। तो रिजल्टेंट जो रहेगा mg डैश, उसका फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, अपना वेक्टर रूल लगाएंगे। सो mg डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए फोर्स अंडर रूट ऑफ ये प्लस ये स्क्वायर में mg स्क्वायर प्लस ये Q0E p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट में r इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ये r रिजल्टेंट, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, m अंदर कर दो। सो g डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अंदर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये बचेगा g स्क्वायर प्लस ये आएगा Q0E अपॉन में आएगा m होल 3 स्क्वायर। सो टाइम पीरियड का इक्वेशन बन जाएगा हमारा, g डैश की वैल्यू ये डालो। सो रूट में रूट ये वैल्यू डाले g स्क्वायर प्लस Q0E अपॉन m
फिर आगे चलो। अब मैं थोड़ा सा ले रहा आप लोगों का क्लॉक पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम हम लोगों को पता है, पेंडुलम whose time period is 2 सेकंड is called seconds pendulum, बट क्लॉक पेंडुलम इज द पेंडुलम जो क्लॉक चलाता तो डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड रहेगा 1 सेकंड। सिंपल पेंडुलम में यही हो, और हम लेंगे क्लॉक पेंडुलम। पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, दैट पेंडुलम इज कॉल्ड क्लॉक पेंडुलम। ठीक है, तो क्लॉक पेंडुलम का है, याद रखना है, टाइम पीरियड इज 1 सेकंड। ठीक है, आगे चलो। पहले भी बताया है, ग्रेविटेशन में भी हुआ है कि as we move above the surface of earth or we move below the surface of earth, g की वैल्यू सरफेस पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। if we are moving above the surface of earth, the value of g decreases, and if we are moving below the surface of earth, the value of g decreases। फॉर्मूला भी बताया था, gh upon g is equals to r upon r plus h होल थिंग स्क्वायर। ये हाइट के लिए फॉर्मूला, डेप्थ के लिए था जी डी अपॉन जी इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। ये फॉर्मूले बेटा आप लोगों ने देख लेने हैं, काम आ सकते। और ये वाली कंडीशन देखना, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था gh अपॉन g इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2h अपॉन r। ये वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज हाइट का ये फॉर्मूला है और डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला। ये देखो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोगों ने जो 11th का लिया था उसमें ये दोनों फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ये हाइट वाला फॉर्मूला gh अपॉन g इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, where gh is the acceleration due to gravity at height h, r is the radius and h is the height from the surface, surface से गिनना है। gd is the acceleration due to gravity at depth and d is the depth and r is the radius। तो ये दोनों फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए लिख लेता हूं, ये कंडीशन के लिए लिख रहा है। अगर आप ऐसी घड़ी ले जो क्लॉक पेंडुलम से चल रही, जिसका टाइम पीरियड है 1 सेकंड, और आप उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाए h, बट हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल, h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। हम पूरा फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी जो मैं बता रहा, अगर वो डायरेक्ट याद रख लिया तो फिर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g, फिर t2 अपॉन t1 इट इज अंडर रूट g2 अपॉन g1, फिर g का रिलेशन इससे निकालना पड़ेगा, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अभी जो मैं फॉर्मूला बता रहा, अगर वो याद रखिए तो फिर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, हाइट ले जा रहा है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, ऐसे कुछ स्मॉल वैल्यूज है एज कंपेयर टू रेडियस। ठीक है, तो आप जब उस पेंडुलम, ऐसी घड़ी देखी होंगी आप लोगों ने, ये यहाँ काटे हैं उसके, और यहाँ पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा, पुरानी ग्रैंडफादर्स क्लॉक ऐसी रहती थी, पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट हो रहा और वो घड़ी उससे चल रही, चालू करना पड़ता था। ठीक है, तो क्लॉक पेंडुलम इज द पेंडुलम whose time period is 1 सेकंड, क्लॉक रेगुलेटेड है उससे, वो रेगुलेट कर रहा क्लॉक को। अब जब हम उस क्लॉक को लेके एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएंगे यहाँ पे, तो g की वैल्यू क्या होगी, चेंज। अगर g की वैल्यू चेंज हुई है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू हुई है डिक्रीज, तो टाइम पीरियड होगा इंक्रीज। क्यों टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g। ये वर्ड्स में लिखना है आप लोगों ने, g की वैल्यू डिक्रीज हुई है, टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज, जब हम हाइट पे जाएंगे। अब टाइम
ज्यादा लग रहा, उसको ऑसिलेशन को टाइम ज्यादा लग रहा, तो हम बोलेंगे क्लॉक पीछे हो जाएंगी, क्लॉक विल लूज टाइम। ठीक है, वर्ड्स में लिखना कि जब हम उस क्लॉक को जो पेंडुलम से रेगुलेट करते हैं, क्लॉक पेंडुलम से रेगुलेटेड है, उसी से चल रही, इट इज शोइंग करेक्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बट जब उस पेंडुलम वाली क्लॉक को हम हाइट पे लेके जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए टाइम ज्यादा लग रहा, तो घड़ी पीछे हो जाएगी, क्लॉक विल लूज टाइम। तो क्लॉक विल लूज टाइम। अगर किसी ने पूछा टाइम लॉस्ट इन वन डे, कि एक दिन में वो घड़ी कितना पीछे हो जाएंगी ये बताओ, तो आप जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे लिखना 86400, ये है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन वन डे इनटू h अपॉन r, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लोग यूज कर लेंगे तो टाइम वो कितना लूज किया है उसने, यानी घड़ी एक दिन में कितना पीछे हुई है, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो हाइट है 64 किलोमीटर, हम 64 किलोमीटर तक लेके गए, किसी ने पूछा कि घड़ी अब डेफिनेटली जी की वैल्यू डिक्रीज हुई है, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, तो टाइम ज्यादा लग रहा ऑसिलेशन के लिए, मतलब जो एक सेकंड में ऑसिलेशन पूरा होना चाहिए था वो उससे ज्यादा टाइम में ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा, तो घड़ी एक ऑसिलेशन के बाद एक सेकंड आगे बढ़ेगी और वो टाइम ज्यादा ले रहा, मतलब घड़ी पीछे हो जाएगी। यानी अगर मैं उस घड़ी को जैसे 12 बजे आज सेट करूं तो 12 घंटे बाद एग्जैक्ट 12 बजे बताएंगे वापस, और जब हाइट पे लेके जाएंगे उसको तो घड़ी थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी पीछे होंगे। तो अगर किसी ने पूछा कि कितनी हुई है पीछे, तो हम ये लिखेंगे टाइम लॉस्ट इन वन डे विल बी 86400। याद रखना ये है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन वन डे, 24 आवर्स में कितने सेकंड है वो है ये, h की वैल्यू 64 किलोमीटर में है, तो रेडियस भी हम किलोमीटर में ले सकते हैं 6400, तो 64 कैंसिल, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल, 864 सेकेंड्स घड़ी पीछे हो जाएगी। अगर मिनट्स में करना है कितने घड़ी पीछे हुई, तो 864 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो इतने मिनट्स घड़ी पीछे हो गई। तो रफली आंसर क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 14-15 मिनट घड़ी पीछे होते हैं, 14 या 15 मिनट आएंगे अप्रोक्सीमेटली, 14 या 15 मिनट घड़ी पीछे हो जाएंगी वो, यानी 24 घंटे में वो घड़ी 15 मिनट पीछे हो जाएगी एज कंपेयर टू द क्लॉक विच इज ऑन द सरफेस। ठीक है, किसी ने पूछा अगर कि हाइट कम है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, अदरवाइज जी का रिलेशन पूरा यूज करना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि हाइट दिया है, क्लॉक पेंडुलम हम वहां लेके गए हैं, घड़ी कितना टाइम पीछे होंगी या आगे होंगी या पीछे होंगी वो भी पूछ सकते हैं, तो हमने बता ही दिया क्लॉक विल लूज टाइम, यानी क्लॉक पीछे हो जाएगी, घड़ी पीछे हो जाएगी, कितना पीछे होंगी, तो ये फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल बता दिया मैंने। ठीक है, एक और देख लो दूसरा डेप्थ वाला, भी यहाँ पे भी स्मॉल ही कंसीडर करेंगे हम लोग, डेप्थ भी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। सो एज वी मूव बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज, जी की वैल्यू डिक्रीज होंगी, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, तो चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ में जाओ, क्लॉक विल लूज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिखेंगे क्लॉक विल लूज टाइम, टाइम लॉस्ट इन वन डे, अगर पूछा तो ऐसे लिखेंगे 86400 एक दिन में, और यहाँ h अपॉन r था तो यहाँ आएगा d अपॉन ट्वाइस r। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, तो डेप्थ में भी जाएंगे तो ऐसे ही लगेगा फॉर्मूला। जैसे अभी बताया था डेप्थ 64 किलोमीटर हम सरफेस से डीप गए हैं अंदर, तो यहाँ 64 डाल देंगे, नीचे 6400 तो कैंसिल होगा, आंसर निकाल देंगे ऐसे। देखो तो हाइट और डेप्थ पे अगर क्लॉक पेंडुलम लेके गए
तो कितना घड़ी पीछे होंगी वो ये फॉर्मूले से और ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना है इतना। ठीक है, कुछ तो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो मेथड से करना पड़ेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना टाइम रहता नहीं, तो कुछ शॉर्ट फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट और बता, अब देखो, अब एक और चीज बता रहा, समर या विंटर दोनों बोलेंगे तो हम क्या समझते हैं उसमें कि क्या चेंज होता, टेम्परेचर। समर में टेम्परेचर ज्यादा रहता, विंटर में टेम्परेचर कम रहता। मान लो हम एक ऐसा पेंडुलम ले जो वायर से सस्पेंडेड है, वायर से सस्पेंड किया है, मेटल वायर से, तो हम लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा समर में तो वायर एक्सपांड होगी, लेंथ विल इंक्रीज, तो समर में लेंथ इंक्रीज होगी उस पेंडुलम की, यानी टाइम पीरियड चेंज होगा बिकॉज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। विंटर में क्या होगा, ठंडी की वजह से लेंथ कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि मेटल को हीट करो तो एक्सपांड होता, कूल करो तो कॉन्ट्रैक्ट होता। तो ये मेटल वायर से पेंडुलम सस्पेंडेड है, क्लॉक में जनरली मेटल वायर से सस्पेंडेड है समझो। तो समर में टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो लेंथ चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। उसके बाद अच्छा टेम्परेचर का सिंबल थोड़ा बदलना पड़ेगा, थीटा कर देते हैं, ये तो टाइम के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो समर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज। विंटर में लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मान लो इनिशियल लेंथ है L0, मान लो इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, L is the final length at theta degree Celsius. Change in temperature delta theta it is theta 8, theta 0 minus 0 it is theta। ठीक है, तो ये काम करेंगे चेंजिंग टेम्परेचर है, जैसे रेजिस्टेंस में लिया था वैसे ही ले रहे, याद हो। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ जितनी बड़ी होगी, जैसे अगर मान लो वायर है 100 सेंटीमीटर की, कोई बोलेगा उसको हीट करके हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे हो सकता 100 सेंटीमीटर की वायर है 10 सेंटीमीटर बढ़ गया चलेगा। पर कोई बोले कि 1 सेंटीमीटर की वायर है और उसको हमने 100 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया गर्म करके, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। 1 सेंटीमीटर को इतना हीट करेंगे कि वो एक्सपांड होते जा रहे हो 100 सेंटीमीटर के हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखना जितनी इनिशियल लेंथ बड़ी है एक्सपांशन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस में बताया था ऐसे ही सेम। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, चेंज इन लेंथ की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं L minus L0, चेंज इन, एंड दैट चेंज इन लेंथ is also directly proportional to change in temperature। जितना ज्यादा आप लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना लेंथ इंक्रीज होगी, पर वो 1 सेंटीमीटर का 100 नहीं हो सकता। हाँ, 100 का 110 हो सकता है। तो इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ मिलेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ मिलेगा। सो वी कैन राइट, इन दोनों को कंबाइन कर देते, चेंज इन लेंथ L minus L0 is directly proportional to L0 डेल्टा थीटा। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट देंगे जैसे हमने रेजिस्टेंस वाले में दिया था, सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कांस्टेंट है अल्फा एंड अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन लेंथ चेंज हो रही है ना, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो L0 उधर कर लेंगे, L0 कॉमन, इन ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सो L अपॉन L0 इट इज
1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये इधर आ जाएगा माइनस एल अपॉन एल जीरो माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। सो एल माइनस एल जीरो यानी डेल्टा एल लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसको चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज अल्फा डेल्टा। चेंजिंग लेंथ का ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और भी बता रहा, या ये भी याद रखो, ये भी काम है। चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये फॉर्मूला, या फिर एल अपॉन एल जीरो ये फॉर्मूला। देखो एक बार ये, फिर आगे चलते। तो हमने रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही लिखा था, और वहां लिखा था ऐसा, R माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। 11th वाले चैप्टर में लिया है करंट, इलेक्ट्रिक करंट में। और R माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। सेम फॉर्मूला था, पर अल्फा वहां पे था चेंज, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। देखो एक बार, अब देखो फॉर्मूला कैसे है ना, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये। हाँ अब देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ रूट है तो हम लिखेंगे 1/2। सो चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम, परसेंटेज निकाले तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये है चेंज इन टेम्परेचर, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये भी वैल्यू दी रही तो आप निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला चल रहा है, याद रखना है, ये परसेंट तक एक्यूरेट आ सकते, उसकी जगह आप ये भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देख लो एक बार, ये दूसरा भी एक फॉर्मूला बता रहा, ये परसेंटेज के लिए, ठीक है। परसेंट चेंज इन टाइम पूछा तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी देखिए। देखो भाई, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, देखो P अपॉन T0, समझो ये फाइनल ए इनिशियल, इधर आएगा L अपॉन L0, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो L अपॉन L0 का ये फॉर्मूला, सो इट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और ये डालेंगे रूट। इसका एक्सपांशन रफली इतना लिख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट, P अपॉन T0 का 1 प्लस, ये 1 ही रहने दो, ये 1/2 अल्फा डेल्टा। तो इसका रूट एक्सपांशन रफली ये याद है, 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये भी फॉर्मूला याद है, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू निकाला था हमने 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। इस पर से भी वो बना सकते थे, पर ये भी अलग से याद रखते हैं, टी अपॉन T0 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। इसमें एक शॉर्ट मेथड बताता, वो भी याद है तो वो भी अच्छा। इतना देखो, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखो आगे क्लॉक पेंडुलम से रिलेटेड देंगे। अभी जो फॉर्मूला बताया आप किसी भी पेंडुलम को लगा सकते हैं। अब क्लॉक पेंडुलम का ये डायरेक्ट याद रखना, समर में लेंथ होगी इंक्रीज, तो हमको पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ इंक्रीज हुई है तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। टाइम ज्यादा लग रहा मींस क्लॉक विल लूज टाइम, यानी घड़ी पीछे हो जाएगी। मान लो चेंजिंग लेंथ है, लेंथ कितने परसेंट चेंज हुई है, सपोज n%, x ले लें, x% लेंथ चेंज हुई, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, टाइम लॉस्ट इन 1 डे बाय दैट क्लॉक विल बी, डायरेक्ट याद रखना 432 इंटू एक्स कर देना डायरेक्ट, यहाँ पे जो भी होगा 2% 3% जो भी होगा वो यहाँ डाल देना। देख लो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं।
ये 432 कहाँ से आया देख लेना, 86400 डिवाइडेड बाय 2 करो, इसको छोड़ दो, पूरा मेथड से नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना 432, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्लॉक पेंडुलम के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसके पहले जो फॉर्मूला बताया वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, पर डायरेक्ट अगर करना है कि एक दिन में घड़ी कितना पीछे हुई या कितना आगे हुई, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना। विंटर का देखते हैं, विंटर में लेंथ होगी डिक्रीज, तो टाइम पीरियड भी होगा डिक्रीज, लेंथ होगी डिक्रीज तो टाइम पीरियड भी होगा डिक्रीज। टाइम कम लग रहा मतलब पेंडुलम फास्ट चल रहा है, घड़ी भी फास्ट चलेगी, क्लॉक विल गेन टाइम, क्लॉक आगे हो जाएंगी, हाँ, क्लॉक विल गेन टाइम। फिर से देखो, लेंथ विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कम हो जाएंगी, लेंथ कम हो गई टेम्परेचर की वजह से, तो टाइम भी कम हो गया, टाइम डायरेक्ट वेरिएशन है, तो टाइम कम लग रहा मतलब ऑसिलेशन फास्ट हो रहे हैं, ऑसिलेशन फास्ट हो रहे हैं मतलब घड़ी फास्ट चलेंगी, फास्ट चलेंगी मतलब इट विल गेन टाइम, क्लॉक आगे निकल जाएंगी थोड़ी, ठीक है, तो क्लॉक विल गेन टाइम। तो मान लो वही ले लेते, चेंज इन लेंथ, सपोज x%, तो यहां लिखा था टाइम लॉस इन 1 डे, तो यहां लिखेंगे टाइम गेन बाय द क्लॉक इन 1 डे, फॉर्मूला वही लगेगा 432 into x, डायरेक्ट ये फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। तो याद रखना यहां लेंथ हो रही डिक्रीज, चेंज में डिक्रीज लिख सकते हैं आप, और यहाँ चेंज में मतलब क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज, तो ये फॉर्मूले आप लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे तो चल जाएगा, जैसे वो हाइट और डेप्थ का बताया था वैसे ही याद रखो। समर में लेंथ इंक्रीज होगी, अगर बोला है 3% लेंथ इंक्रीज हुई, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, समर विंटर में टेम्परेचर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट चल जाएगा। तो मान लो 3% लेंथ चेंज हुई है, तो यहाँ डाल देंगे 3 इंटू ये कर देंगे, तो उतना टाइम क्लॉक लूज करेंगे, पीछे हो जाएगी, और यहाँ बोला है 10% लेंथ डिक्रीज हुई है, तो यहाँ सॉरी 3%, तो यहाँ 3 डालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी टाइम गेन्ड इन 1, देख लो ये फॉर्मूले बेटा डायरेक्ट याद रखना, तो ये देख लो एक बार अच्छे से। तो समर में विंटर में क्लॉक पेंडुलम की जो लेंथ है वो चेंज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो भी याद रखना है, टाइम लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वो याद रखना है। फॉर्मूला इजी है, इतना सा याद रखना है, परसेंटेज दिया रहेगा, इतने परसेंट लेंथ इंक्रीज हुई है या इतने परसेंट लेंथ डिक्रीज हुई है, वो परसेंटेज यहाँ डाल के डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बचा है हमारा स्प्रिंग पेंडुलम और एंगुलर एसेशन का वो मैग्नेट वाला। मैग्नेट वाले की प्रॉब्लम ऑसिलेशन में नहीं कहेंगे, मैग्नेटिज्म में रहेंगे, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम लोग लेंगे जब मैग्नेटिज्म का लेंगे, क्योंकि वो मैग्नेट से रिलेटेड है, पर हमारा ये चैप्टर में हुआ है एंगुलर एसेशन, तो एंगुलर एसेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग का बता दूंगा, स्प्रिंग पेंडुलम का ले लेंगे, और मैग्नेट जो ऑसिलेट हो रहा था, ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके थोड़े से स्पेशल केसेस बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो और बनेगा, वो आधे घंटे का भी बनेगा, हाँ आधे घंटे का बन जाएगा सपोज, अगर छोटा ही बना तो हुआ तो मैं इसी में अटैच कर दूंगा, और थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया तो फिर नेक्स्ट इसमें कर लेंगे उसको, इसके आगे का देखते हैं कैसे कंटिन्यू करना है।